नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मध्यस्थता बैठक कराने वाले ओमान ने दी अमेरिका को सलाह, ट्रंप को इन मामलों में ना उलझने की दी सलाह। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी, जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थता कर रहे थे, उन्होंने अमेरिका और इसराइल के हमलों पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा कि मैं बेहद निराश हूं। सक्रिय और गंभीर बातचीत को एक बार फिर से कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, मैं अमेरिका से अपील करता हूं कि वो इसमें ना फंसे, ये आपकी लड़ाई नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री का ट्रंप पर हमला, ओबामा के दौर की निकाली पोस्ट। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चल रहे सैन्य अभियानों पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ओबामा दौर का एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया। उस पुराने पोस्ट में ट्रंप ने तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा पर आरोप लगाया था कि वे सिर्फ अपनी गिरती लोकप्रियता पोल रेटिंग बचाने के लिए ईरान या लीबिया पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने इसे बेचैनी में उठाया गया कदम बताया था। उसी पोस्ट को एक्स पर दोबारा शेयर करते हुए अरागची ने कहा कि मौजूदा हमले पूरी तरह बिना उकसावे के गैर कानूनी और नाजायज हैं। उन्होंने ट्रंप के मशहूर नारे पर भी निशाना साधते हुए कहा, ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को इसराइल फर्स्ट बना दिया है और इसका मतलब हमेशा होता है अमेरिका लास्ट। आखिर में अरागची ने चेतावनी दी कि ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं हमलावरों को उनकी औकात का सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। इसराइल की सेना इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने कहा है कि उसके चल रहे अभियान में ईरान के सैकड़ों सैन्य ठिकानों पर सफल हमला किया गया है। सेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक सटीक हवाई हमलों की इन कई लहरों में खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च सिस्टम और जमीन के नीचे बने मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया गया है। बताया गया है कि ये हमले खासकर पश्चिमी ईरान में किए गए हैं ताकि ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर किया जा सके। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री मोहन नायडू ने कहा है कि अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को देखते हुए उड़ान सुरक्षा और संचालन की व्यापक समीक्षा की गई है। मंत्रालय के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई उच्च स्तरीय बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरलाइंस और प्रमुख एयरपोर्ट ऑपरेटर शामिल हुए। सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को अलर्ट पर रखा गया है। एयरलाइनों को हवाई क्षेत्र से जुड़ी चेतावनियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर रूट बदलने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों को अपनी एयरलाइन से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा, यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर लिखा, मौजूदा हालात सभी के लिए खतरनाक हैं, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। ईरानी सरकार को समझना होगा कि अब उसके पास ईमानदारी से बातचीत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है ताकि उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्र को अस्थिर करने वाली गतिविधियां खत्म हों। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी जनता को अपने भविष्य का निर्माण आजादी से करने का अधिकार मिलना चाहिए। मैक्रोन ने कहा, इस्लामिक शासन द्वारा किए गए नरसंहार उसे अयोग्य ठहराते हैं और अब सत्ता लोगों के हाथों में लौटनी चाहिए। ये बात उन्होंने हाल ही में हुए उन विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में कही जिन्हें सरकार ने सख्ती से कुचल दिया था। मैक्रोन ने कहा, जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा। ईरान के दक्षिणी शहर मिनाब में लड़कियों के प्राथमिक स्कूल पर हुए इसराइली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है, जबकि 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये जानकारी ईरान की समाचार एजेंसी IRNA ने दी है। शहर के अधिकारी मोहम्मद रदमेहर के हवाले से एजेंसी ने बताया कि इसराइल ने आज सुबह स्कूल पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि हमले के समय स्कूल में 170 छात्राएं मौजूद थीं, इसलिए बचाव कार्य जारी रहने के कारण मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। कतर के अमीर शासक ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की और मौजूदा हालात तथा उनके क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर को लेकर चर्चा की। फोन बातचीत के मुताबिक कतर और सऊदी अरब दोनों ने कहा कि बढ़ते तनाव को तुरंत रोका जाना चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान की ओर लौटना चाहिए। सऊदी अरब ने कहा कि वो कतर के साथ पूरी एकजुटता और समर्थन में खड़ा है। उसने कतरी जमीन पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हुए हमलों की कड़ी निंदा भी की और कहा कि कतर की संप्रभुता, सुरक्षा
और स्थिरता बनाए रखने के लिए वो हर संभव मदद करेगा। कतर के अमीर ने सऊदी अरब के इन मजबूत रुखों के लिए गहरा आभार और धन्यवाद जताया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब का ये भाईचारे वाला समर्थन कतर और उसके लोगों के लिए बहुत अहम है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी SANA के मुताबिक दक्षिणी शहर स्वेदा के औद्योगिक इलाके में एक इमारत पर ईरानी मिसाइल गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल इसराइल को निशाना बनाने के लिए दागी गई थी, क्योंकि स्वेदा शहर इसराइल के नियंत्रण वाले इलाके के काफी करीब है। मोदी के इसराइल दौरे के 2 दिन बाद ही हमला, विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। पीएम मोदी के इसराइल दौरे के 2 दिन बाद ही इसराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया, अब ये सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के इसराइल दौरे का खुशी मनाने के 2 दिन बाद ही इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना संयुक्त हमला शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में उनके सैन्य जमावड़े को देखते हुए ये पूरी तरह अपेक्षित ही था। इसके बावजूद पीएम मोदी ने इसराइल जाने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने उच्चतम स्तर की नैतिक कायरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने घोषणा की कि भारत इसराइल के साथ खड़ा है और ऐसा कहने पर स्वयं को एक पुरस्कार भी दिलवा लिया। जयराम रमेश ने आगे कहा कि ये इसराइल दौरा शर्मनाक था और अब तो ये और भी ज्यादा शर्मनाक प्रतीत होता है, क्योंकि युद्ध उन्हीं 2 नेताओं द्वारा शुरू किया गया है जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अपना अच्छा मित्र बता रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं। ये बात वहां के आम लोगों को क्या संदेश देगी कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा खत्म होते ही इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। बहरीन और कतर पर हमले हुए हैं और सऊदी अरब पर भी हमला हो सकता है। हम हमेशा इस तरह के मामलों में तटस्थ यानी न्यूट्रल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी को समझना चाहिए कि हमारी 80 साल पुरानी तटस्थता की नीति का क्या हुआ। ये बहुत ही गलत संदेश दिया गया है। ओवैसी ने आगे कहा कि ये सवाल प्रधानमंत्री और बीजेपी को जवाब देना चाहिए। इसराइल ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का इस्तेमाल करके हमला किया और दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि भारत उनके साथ है। ये एक तरह से धोखा है। हम प्रधानमंत्री और बीजेपी से पूछते हैं कि क्या नेतन्याहू ने उन्हें ये बात पहले बताई थी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक शुरुआती सैन्य आकलन में कहा गया है कि आज सुबह से अब तक ईरान की तरफ से इसराइल पर करीब 35 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इनमें से कुछ मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, जबकि कुछ खुले इलाकों में गिर गई। इसके अलावा इसराइल के अलग अलग हिस्सों में मिसाइलों और इंटरसेप्टर के टुकड़े गिरने की खबरें भी हैं। डॉक्टरों के अनुसार इस दौरान एक व्यक्ति को हल्की चोट भी आई है। एक इस्राएली अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका इसराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशकियान दोनों को निशाना बनाया गया। हालांकि अधिकारी ने कहा कि इन हमलों के नतीजे अभी साफ नहीं हैं। ईरान के सत्ता तंत्र के करीबी एक सूत्र ने कहा कि इन हमलों में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई वरिष्ठ कमांडर और राजनीतिक अधिकारी मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने यह भी बताया है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सुरक्षित हैं। चैनल 12 के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई का आवास पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी ये साफ नहीं है कि हमले के समय खामेनेई वहां मौजूद थे या फिर नहीं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया है कि मध्य पूर्व में मौजूद इसराइल और अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों को ईरानी मिसाइलों के जोरदार हमलों से निशाना बनाया गया है। IRGC ने कहा, यह ऑपरेशन तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक दुश्मन को पूरी तरह हरा नहीं दिया जाता। उसने ये भी कहा कि पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिका की सभी सैन्य संपत्तियां ईरान की सेना के लिए वैध लक्ष्य मानी जाएंगी। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान में मौजूदा तनाव के लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यूक्रेन ईरान की जनता के साथ खड़ा है और वहां सरकार बदलने की मांग दोहराता है। अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि आज जो हालात बने हैं उनकी असली वजह ईरानी शासन की हिंसा और उसे मिलने वाली छूट है। खास तौर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या और उन पर दमन किया जाना, ये सब पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
रूस ने अमेरिका और इसराइल से ईरान पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। रूस ने कहा है कि हालात को फिर से राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान के रास्ते पर लाया जाना चाहिए। अपने बयान में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन कार्रवाइयों का निष्पक्ष आकलन करना चाहिए, जिन्हें उसने गैर जिम्मेदाराना बताया है और जो पूरे क्षेत्र को और ज्यादा अस्थिर कर सकते हैं। रूस ने यह भी कहा कि वो पहले की तरह अब भी तैयार है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, आपसी सम्मान और हितों के संतुलन के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। ये बयान अमेरिका इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद आया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर लिखा, इंडोनेशिया को इस बात का गहरा अफसोस है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नाकाम रही, जिससे मध्य पूर्व में सैन्य तनाव बढ़ गया। इंडोनेशिया सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत व कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील करता है। बयान में यह भी कहा गया है कि इंडोनेशियाई सरकार, खासकर राष्ट्रपति, हालात को शांत करने और सुरक्षा का माहौल दोबारा बनाने के लिए संवाद कराने को तैयार है। अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति खुद तेहरान जाकर मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार हैं। बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रेवो ने कहा, ईरानी लोगों को अपनी सरकार के फैसलों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। हमें बहुत अफसोस है कि कूटनीतिक कोशिशें पहले ही किसी बातचीत से समाधान नहीं निकाल सकी। वहीं नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ने कहा, इसराइल इस हमले को रोकथाम वाला हमला बता रहा है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नहीं है। ऐसे हमले तभी जायज होते हैं जब खतरा तुरंत और साफ तौर पर सामने हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने ईरान पर किए गए बेवजह हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि संकट का शांतिपूर्ण और बातचीत से समाधान निकालने के लिए तुरंत कूटनीति फिर से शुरू की जानी चाहिए और तनाव बढ़ता रोकना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।